Assalamu alaikum students. Today I am going to share some tips with you people which are very important from examination viewpoint. And these tips are important for all of my students. Either they have their connection with Punjab University or BZU or Islamia University, whatever जिस यूनिवर्सिटी से भी आप अपियर हो रही हैं LLB के एग्जाम के लिए, ये टिप्स जो हैं ये आपके बहुत काम आएंगी। और ये टिप्स जो हैं ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो हर स्टूडेंट के जहन में आते हैं। क्वेश्चन सेम है लेकिन मतलब हर स्टूडेंट के अंदर आता है उसके जहन में और कॉमन है, और इसका जवाब जो है वो भी एक ही है। यानी क्वेश्चन क्या है कि पेपर का जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो एलएलबी करने वाले हर स्टूडेंट के जहन में होता है। जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू कमर्स होती हैं, उनके जहनों में तो खास तौर पर ये क्वेश्चन होता है। और कुछ स्टूडेंट्स जो अगरचे न्यू कमर्स नहीं है, जिन्होंने 2 साल के 3 साल के पेपर दे दिए, इवन देन दे हैव द क्यूरी इन देयर माइंड, दे हैव क्यूरियोसिटी कि क्या हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, इतने मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आए, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए, क्यों नहीं आए, हमें एक्स्ट्रा और क्या करना चाहिए। तो आज आपका ये जो इस सवाल का जवाब है वो मैं देने जा रही हूँ। अच्छा, एलएलबी के पेपर के अंदर होता ये है कि आपको आपके पेपर का ना ऑल ओवर दी जहां पे मर्जी आप देख लें, एक ही पैटर्न है जो फी जमाना जो है जिसको कहें एक्सेप्टेबल है। और वो उसमें क्या है कि आप इंट्रोडक्शन देती हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन का, कंक्लूजन पे आके आप वाइंड अप कर देती हैं और दरमियान में फिर जो है वो बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है। तो मैं वहीं से स्टार्ट लूंगी। आपका वही वाला पैटर्न चल रहा है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बोथ आर वेरी मच नेसेसरी फॉर यू टू गिव। वो इसलिए कि अगर आप इंट्रो और कंक्लूजन नहीं देते हैं ना, तो ठीक है, अपनी असल चीज तो आपकी वो बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है, जो रेलेवेंट है, जो आपने असल जो क्वेश्चन के हिसाब से जो आपने लिखा है वो बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में इंट्रो नहीं दिया गया या आपके क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं दिया गया, तो सम टाइम आपका एग्जामिनर आपका इतना कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं लेता। इसलिए आप कोशिश करें, बजाय इसके कि अपने 1 या 2 नंबर अपनी इस कोताही की वजह से कटवा दे, और आपको पता है ना कि एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। सो आप इसको हरगिज माइनस मत करवाइए। आप इंट्रो भी दीजिए और कंक्लूजन भी दीजिए, और हर आप जिस वक्त आप पेपर को अटेम्प्ट करने बैठे तो उसी वक्त आपका ये फोकस होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करते वक्त आप ये जहन में रखिए कि 5 मिनट जो है वो मैंने इंट्रो कंक्लूजन को देने हैं। यानी 2.5 मिनट उधर मैंने लगाने हैं, 2.5 मिनट मैंने इधर लगाने हैं, 5 नंबर इस चीज के लिए निकाल दें। बाकी जो आपका 30 या 25 मिनट आपके बचते हैं वो आपने देने हैं बाकी जो क्वेश्चन जो आपने जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर आपने लगानी है। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। जिस क्वेश्चन को आप उसको अटेम्प्ट करने जा रही हैं उसके बारे में आप बताते हैं, ये टॉपिक ये है, इसके ये एस्पेक्ट्स हैं, और मैं इसके अंदर ये करूंगा। यानी मैं अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ तो उसकी वजह ये है, और मैं इसके अंदर जो है इस चीज को हाईलाइट करूंगा। आई विल हाईलाइट दिस एस्पेक्ट और दैट एस्पेक्ट, और फिर उसके बारे में जो है आप उसके उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आप जो उसके अंदर करने जा रहे हैं आप उसके बारे में बताएंगे। हार्डली इट मस्ट बी ऑफ 1 पैराग्राफ। इसको डिटेल इतना नहीं करना, मैंने अभी आपको बता दिया। आपने 5 5 मिनट आपने रखने हैं इंट्रो और कंक्लूजन दोनों के लिए। इसलिए अगर आप इसको बहुत डिटेल से करने बैठ जाएंगे तो फिर तो बाकी का क्वेश्चन आपका हो चुका, फिर तो आपके क्वेश्चन का कोई मतलब टाइम मैनेजमेंट आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए 5 मिनट से ज्यादा आपने नहीं देना इसको। 2.5 मिनट के अंदर आप कितना लिख सकते हैं? हार्डली 5 to 6 सेंटेंसेस। आप 5 to 6 सेंटेंसेस का ही एक इंट्रोडक्शन दीजिए। इससे ज्यादा जो है वो ठीक है, अगर आपकी हिम्मत है आपने 2 3 सेंटेंसेस ऊपर भी लिख दिए, वो ठीक है, आप मैनेज कर ले तो और बात है। अदरवाइज कोशिश करें कि 5 से 6 सेंटेंसेस के अंदर, और यानी मजमूई तौर पर एक पैराग्राफ के अंदर आप अपने टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करवा दें और जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन दे दें। इसके बाद आप बाकी क्वेश्चन की तरफ आए, लेकिन मैं अभी बाकी क्वेश्चन की बात नहीं करूंगी। मैं पहले बात करूंगी कंक्लूजन की। कंक्लूजन जो है आपके क्वेश्चन का एंडिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर आके एक्चुअली आपने बताना ये होता है कि वट एवर आई हैव रिटन अबव,
इट्स कंक्लूजन इज दिस, ये होल डिबेट जो मैंने की है, ये इस तरीके से, इसके नतीजे में मैं आई एम गोइंग टू इन्फर और इन माय ओपिनियन इट इज लाइक दिस और लाइक दैट। तो वो उसके अंदर आपने अपनी जो आपकी ओपिनियन है आपने वो लिखनी होती है। लेकिन कंक्लूजन एक ऐसी काबिल रहम किस्म की एक चीज है, ये एक ऐसा काबिल रहम पॉइंट है कि हमारे स्टूडेंट्स जितना बुरा हशर कंक्लूजन के साथ करते हैं वो शायद ही किसी और पॉइंट के साथ करते हो। वो इसलिए कि कंक्लूजन तक जब वो एक स्टूडेंट पहुंचता है ना, उसके पास टाइम की होती है कमी। अब वो ये सोच रहा होता है कि मैं इसको जल्दी से करूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊं, किसी हद तक वो ठीक भी है। लेकिन कंक्लूजन को इस तरह से इग्नोर करने का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। बाजू का स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक या दो जुमले लिखता है, और वो एक दो जुमले भी क्या होती है, वो रटे रटाए जो उसने पूरे टॉपिक के अंदर जो सेंटेंस उसको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो एक या दो जो उसने जुमले लिखे या हाथ तीन चार लिखे और उसको वाइंड अप कर दिया। मैं ये हरगिज नहीं कहती कि यहाँ पर भी कंक्लूजन में भी आप कोई लंबा चौड़ा लिखे। मैंने आपसे पहले कहा दोनों चीजों के लिए आपने 5 मिनट रखने हैं, अब 2.5 मिनट आपके पास कंक्लूजन के लिए है। कंक्लूजन में आपने एक्चुअली जो एक चीज होती है ना कि आप रटे रटाए तरीके से चलते हैं। मतलब आपने एक बुक पढ़ी, एक आपने की पढ़ी, गाइड पढ़ी, कोई भी पढ़ा, और उसके उस क्वेश्चन के अंदर जो कंक्लूजन उसका दिया गया था, आपने वो कंक्लूजन एज इट इज आपने पेस्ट कर दिया अपने आंसर शीट के ऊपर, और बगैर सोचे समझे आपने उसको उसके ऊपर कोई गौर भी नहीं, बस वैसे। और फिर ये भी कि आपने, हमारा स्टूडेंट क्या करता है, एक बुक से जब पढ़ता है ना, वो वही उसको कॉपी करता है, और हर स्टूडेंट एक ही तरह से लिख रहा होता है, टू कंक्लूड आई कैन से, टू कंक्लूड आई कैन से, इन नटशेल आई कैन से, मतलब वर्डिंग भी सेम होती है। जस्ट इमेजिन कि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, जब वो एग्जामिनर एक आपकी जो एक एक शीट चेक करता है, दूसरी चेक करता है, होते होते जब वो 35-40 शीटें चेक कर चुका होता है, तो यकीन माने उसको कंक्लूजन की जबानी याद हो चुका होता है। उसको पता होता है कि ये स्टूडेंट जो है ना, वो जब देखता है वो कहता है अच्छा इसने भी वही लिखा है। मतलब एग्जामिनर आपके पेपर में एक पेपर से इंप्रेस कब होता है, जब उसको आपके पेपर के अंदर कुछ नई चीज मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है जो किसी और ने नहीं लिखा हुआ होता। और जब उसको पता चलता है कि ये एलएलबी का स्टूडेंट जो है, ये जिसने कल को जाके आप जब इसने उस खुद से जो है केस तैयार करना है, इसने रिसर्च करनी है, तो इसकी इतनी कैपेसिटी है आज से ही है कि ये खुद से सोच सकता है, खुद से लिख सकता है, तो उसी हिसाब से आपको मार्क्स देगा। लेकिन जब आपके पेपर के अंदर क्रिएटिविटी कोई नजर नहीं आ रही, लकीर की फकीरी नजर आ रही है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स देगा। आप भी लगे बंदे तरीके से लिखते हैं, वो भी आपको लगे बंदे मार्क्स दे देता है। फिर आप कहते हैं कि सबके जो है मार्क्स 50s में ही आते हैं या 40s में ही आते हैं, एग्जामिनर इससे ऊपर नहीं जाता। एग्जामिनर कैसे जाए, आपने इंट्रो भी वही रटे रटाए तरीके वाला लिखा और आपने कंक्लूजन भी लिखा। कंक्लूजन जो आपने कंक्लूड कर रही है, फाइनल रिमार्क्स दे रही हैं, एंडिंग रिमार्क्स आप उसके दे रही हैं, आप उसके अंदर कोशिश करें कि आप उसको एक तो सेल्फ राइटिंग करें, खुद से आप उसको सोचें, खुद से आप लिखें, उस टॉपिक के बारे में जो भी आपकी ओपिनियन है आप उसको एक्सप्रेस करें। अच्छा, फिर एक चीज और है कि जब आप उसके अंदर जब लिखते हैं ना, तो आप उसकी कुछ ऐसी वर्डिंग आप लिखें कि जो आपकी अपनी मतलब ओपिनियन हो। अगर एक टॉपिक के बारे में आपने जैसे आप कर रहे हैं ना, फर्ज करें आप इसके जैसे आपने फर्ज करें रिकग्निशन के ऊपर आप इंटरनेशनल लॉ में लिख रहे हैं, आप कंक्लूड करने पर आए और आप इसको उसको आपको लगता है कि ये एक्ट जो है ये रिकग्नाइज किसी को करना या नहीं करना, एक न्यूली बोर्न स्टेट के साथ बड़ी ज्यादती है जनाब, इट्स क्वाइट अनफेयर विद दैट स्टेट। समटाइम्स स्टेट्स जो है उसको नहीं रिकग्नाइज करती। आपको लगता है कि इंटरनेशनल लॉ शुड मेक सम रूल फॉर विच मस्ट बी कॉमन और विच मस्ट बी सेम फॉर ऑल द स्टेट्स। लिखिए उसके अंदर, भले ही आपकी राय कितनी ही गलत क्यों ना हो, लेकिन बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ दैट विल बी अप्रिशिएटेड बाय योर एग्जामिनर। क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने जो लिखा है खुद से सोच कर लिखा है और वो नहीं लिखा जो गाइड के अंदर लिखा हुआ था। स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताऊं कि हमारे मेरे एक टीचर थे डॉक्टर अब्दुल मन्नान, बहुत सी किताबें भी इन्होंने लिखी, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के वो जो है वो प्रिंसिपल भी रहे। वो हमें अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, उन्होंने हमें पहले दिन एक बात बता दी थी, एलएलबी पार्ट 1 में ही एक बात बता दी थी कि नेवर रिप्रोड्यूस द ओपिनियन और द थॉट्स ऑफ द राइटर इन योर कंक्लूजन।
try to write some own something your own opinion. आप अपनी opinion को जो है उसमें reproduce करें, ना कि आप author की opinion को reproduce करें. आपकी अपनी opinion, उनकी wording थी कि आपकी अपनी opinion चाहे वो कितनी ही गलत क्यों ना हो, that will be appreciated, क्योंकि आपने वो खुद से सोचा, आपने वो खुद से बताया. तो आप जिस भी क्वेश्चन के ऊपर लिखें, जब आप उसके कंक्लूजन के ऊपर आए तो आप कंक्लूजन आप अपने हिसाब से करें, आप उसमें अपनी राय जो है वो उसमें दें, ना कि आप अपने ऑथर की राय दें. और फिर कंक्लूजन का भी जिस तरह से इंट्रो का एक पैराग्राफ होना चाहिए, कंक्लूजन का भी एक पैराग्राफ होना चाहिए. इससे ज्यादा आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप लिखेंगे आपके पास टाइम ही नहीं है. और वैसे भी अगर आपने इतना ज्यादा टाइम उसके ऊपर लगा दिया तो एक बात याद रखिए, इंट्रो और कंक्लूजन फी जमाना एक पार्ट ऑफ द फॉर्मेट है which is accepted by almost all the universities, but these are not the soul of your answer. जरूरी नहीं है कि ये आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने, नंबर आपको वैसे भी मिल जाएंगे. ये तो एक एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना, उसका मेकअप आप कर रहे होते हैं, एक कॉस्मेटिक उसकी एक सर्जरी करते हैं अपने क्वेश्चन की, जिस वक्त आप इंट्रो और कंक्लूजन आप उसमें शामिल करते हैं. अदरवाइज इनके बगैर भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है. तो आपने ये फॉर्मेलिटीज, इसमें ठीक है ये फॉर्मेलिटीज है, आपने इसको शामिल करना है, लेकिन इतना भी उसको जो है इग्नोर नहीं करना कि आपका इंट्रो जो है वो भी टूटे फूटे जुमलों का एक पैराग्राफ हो, जिसके अंदर कोई नहीं पता चल रहा कि आपने क्या करना. उसके अंदर इंट्रोडक्शन दी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी, उस जिस वक्त कंक्लूजन कर रहे हैं तब भी सारी डिबेट जो आपने की है, सारी डिस्कशन जो आपने ऊपर की है, आप उसको जो है उसको बड़े तरीके से उसको निभाएं, उसको निपटाएं और अपनी वर्डिंग में लिखें. अच्छा, यहाँ तक होता है कि कंक्लूजन जो है उसको स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी केयरलेसली वो अपने उसको करते हैं कि इवन कंक्लूजन की स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिखते हैं. और जरूरी नहीं है कि आप वही वाली हेडिंग लिखें जो आपको बुक्स में दी गई है. आप इसको एंडिंग रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, आप इसको फाइनल रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, एनालिसिस भी लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप अपना जो है कुछ भी इसकी जो है वो हेडिंग आप दें, लेकिन आप कुछ ऐसा दें कि ये लगे कि आपने यहाँ पर खुद से मेहनत की है. ठीक है, ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी. अब इंट्रो और कंक्लूजन के बाद आ जाती है वो बॉडी, जो आप वो उस क्वेश्चन की, उस टॉपिक की जिसको आपने टच किया है. अच्छा, अब यहाँ पर जब हम उसकी बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा स्टूडेंट बात पूछता है, और जो 20वीं मर्तबा मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैम हाउ मेनी हेडिंग्स मस्ट बी देयर इन आवर आंसर, कितनी हेडिंग्स जो है हम अपने आंसर के अंदर शामिल करें. मेरे नजदीक इससे ज्यादा स्टूपिड क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता मेरे नजदीक. आप माइंड मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताने जा रही हूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ये बात एक र्यूमर की तरह फैला दी गई कि जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनर्स जब पेपर चेक करते हैं तो हेडिंग्स को काउंट करके मार्क्स देते हैं. आप मुझे ये बताइए कि एक एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करने बैठा है, क्या वो फिंगर टिप्स पर आपकी हेडिंग्स काउंट करेगा कि आपने जो है 25 हेडिंग्स दी हैं या 20 हेडिंग्स दी हैं. यहाँ तक कि एक दफा एक स्टूडेंट ने कहा, मैंने तो सुना है कि 30 से 35 हेडिंग्स होनी चाहिए. आप खुद सोचिए, अगर आप अपने पेपर के अंदर 30 से 35 हेडिंग्स शामिल कर देंगे तो आप लिखेंगे क्या और किस वक्त लिखेंगे, आप असल चीज को किस वक्त एक्सप्लेन करेंगे. अगर आप मार्कर उठा के हेडिंग पे हेडिंग लिखे जा रहे हैं तो नीचे आप क्या लिखेंगे. इसकी मिसाल मैं तो अपने अपने अंदाज से आपको दूंगी, बड़े लाइटर मूड में आपको एक मिसाल दूंगी कि सपोज आप किसी के यहाँ इनवाइटेड है, अगला आपके सामने सब्जी रख रहा है, सालन सब्जी वाला रख रहा है, और उसके अंदर उसने प्याज ढेर सारा डाल दिया और सब्जी उसने बराए नाम रखी है. मुझे ये बताएं, आपको मजा आएगा? आप कहेंगे कि ये प्याज है या ये सब्जी है, और इसमें सब्जी है तो कहाँ है, ये तो आपने प्याज मेरे सामने पका के रख दिया, और आपको वो बिल्कुल भी कोई कोई उसमें मजा नहीं आएगा. सिमिलरली, अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसके अंदर आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, और आप टॉपिक को छोड़, वो तो कहीं गुम गया, और आप हर लाइन के ऊपर हेडिंग्स लिखने जा रहे हैं, तो ये क्या तरीका होगा. और मैंने यहाँ तक भी हुआ कि मैंने ऐसे पेपर्स भी देखे जहां पर एक एक लाइन के अंदर एक एक हेडिंग, और हेडिंग इतनी बड़ी, और उसके नीचे जो है ना कुछ कुछ अल्फाज लिखे जाते हैं, कुछ अल्फाज, 3-4 अल्फाज लिख दीजिए, एक एक जुमला. हेडिंग ज्यादा होती है, जुमले नीचे कम होते हैं. और यकीन मानिए कि कोई एग्जामिनर ऐसे पेपर को पसंद नहीं करता.
एग्जामिनर चाहता है कि हमें ये पता चले जो हमने पूछा था आपने उसका जवाब ठीक लिखा या नहीं लिखा, जबकि आपके आंसर शीट के अंदर खाली हेडिंग्स की भरमार है। और ये जो हेडिंग्स का तड़का लगाने के लिए कहा जाता है ना, ये वो लोग कहते हैं जो अकेडमीज में अपने नोट्स वगैरह जो बिकवाने के चक्कर में होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, मैं खुद भी अकेडमी चलाती हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे टीचिंग को एक प्रीचिंग से ज्यादा बस एक जैसे दुनिया की बाकी प्रोफेशंस होती हैं, बस आप अब इसमें भी मटेरियलिज्म आ गया, इसी तरीके से एकेडमिक्स चलाने वाले भी माजरत के साथ वो अपने स्टूडेंट्स को वो जो हेडिंग्स का एक जो है ना वो एक फार्मूला बता के इतनी हेडिंग्स होनी चाहिए, ये हमारे नोट्स ले ले, इसके अंदर देखिए एक क्वेश्चन के अंदर हमने 25-25 हेडिंग्स दी हुई है, एक क्वेश्चन के अंदर ये 30 हेडिंग्स वाले नोट्स हैं, ये 25 वाले, ये 20 वाले, ये कोई कारोबार नहीं है। और ना ही एक स्ट्रिक्ट फार्मूला आप दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के हिसाब से। रिमेंबर वन थिंग, हर क्वेश्चन का अपना टेम्परामेंट होता है और हर क्वेश्चन की हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस ऑफ द क्वेश्चन, उसके उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सपोज यू आर सिटिंग इन द पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 क्या है। अब उसके अंदर जब आप लिखेंगे ढेर सारी हेडिंग्स बनेंगी, ऑटोमेटिकली बनेंगी, क्योंकि क्वेश्चन की उसकी हेडिंग्स उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। फीचर्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की होंगी, मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, लेकिन चाहे वो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, चाहे वो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हेडिंग सबके अंदर इस किस्म के क्वेश्चन के अंदर तो हेडिंग्स निकलेंगी। लेकिन सपोज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ रूल ऑफ लॉ, आपका एग्जामिनर पूछ रहा है रूल ऑफ लॉ बताएं, और आप उसके लिए उसमें कितनी हेडिंग्स बना सकते हैं, आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आप रूल ऑफ लॉ की मीनिंग और डेफिनेशन आपने दे दी, फिर आपने एक दो हेडिंग्स जो है वो उसमें डेफिनेशन के हवाले से आपने ब्लैकस्टोन ने ये कहा, मैग्ना कार्टा में ये कहा गया, फिर उसके बाद जो है आप उसमें लिख देती हैं डाइसी ने ये कहा, फिर डाइसी की जो एक्सपोजिशन है आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तीनों पॉइंट्स को, इसके बाद आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर देते हैं, आप फाइनली उसको कंक्लूड कर देंगे। अब इसमें से हेडिंग्स आपको आप 25 हेडिंग्स इस क्वेश्चन के अंदर से कैसे बना सकते हैं, और अगर आप 25 हेडिंग्स बना भी देते हैं, सपोज, बल्कि मैं अभी 30-35 वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं 25 हेडिंग्स वाली बात कर रही हूँ, अगर आप इसमें से 25 हेडिंग्स बना भी देते हैं तो आपका जो नीचे वाला मटेरियल है वो कहाँ पर जाएगा और हेडिंग्स की भरमार कितनी होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बीइंग एग्जामिनर पंजाब यूनिवर्सिटी, एक बात मैं आपको शेयर करूंगी और मैं एक बात आपसे कहूंगी, और अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आप यकीन कीजिए कि वो बात 110% एक्यूरेट है। वो ये कि जब आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो कभी भी हेडिंग्स की के ऊपर कोई फार्मूला समझ के हेडिंग्स अप्लाई मत करें कि इतनी जो है हेडिंग्स हमने देनी है। अपने क्वेश्चन की नेचर को देखें, वो थ्योरेटिकल है या वो कोडिफाइड है, उसमें आपने क्या चीज एक्सप्लेन करनी है, कहाँ पर जो है किस तरीके से चीजों को करना है। आप एक फार्मूला 25 30 35 हेडिंग्स वाला वो हर केस में अप्लाई कर ही नहीं सकते। और आपका टेक्स्ट मैटर करता है, टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जहां जरूरत पड़े आप हेडिंग लिखें। यकीन मानिए कि ऐसे लोग भी एग्जामिनर से ढेर सारे मार्क्स ले जाते हैं, अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, जिन्होंने इवन मार्कर भी यूज नहीं किया होता। मैंने खुद कई पेपर्स ऐसे चेक किए जिनके अंदर मार्कर भी यूज नहीं किया गया, और लेकिन लिखने वाले ने लिखा है और ऐसा सॉलिड किस्म का लिखा है, ऐसा टू द पॉइंट लिखा है, रेलेवेंट लिखा है कि नंबर मिले। आपके पेपर में आपका टेक्स्ट मैटर करता है, आपने आपने आपका लिखने का स्टाइल मैटर करता है। हेडिंग्स जो है ये एक आपकी चीजों आपके क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करती हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर को हाईलाइट कर रही हैं, ये सिर्फ हाईलाइटर्स हैं आपके आंसर की, दीज आर नॉट द आंसर इन फैक्ट। आंसर आपको वही है जो आप हेडिंग्स के नीचे लिखते हैं। सो इस मामले में अपने आप को बैलेंस रखिए, इतनी ज्यादा हेडिंग्स जो है वो आपका कोई पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं बनाती, बल्कि वो नेगेटिव इंप्रेशन बनाती है। सो इतनी ज्यादा हेडिंग्स की भरमार जो है अपने पेपर के अंदर हरगिज ना कीजिए। अच्छा, फिर एक चीज जो और मैंने आपको बतानी थी कि हेडिंग्स के अलावा जो जहां पर जरूरत पड़े आप डायग्राम बनाएं, बनाने की उसके उसको बनाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। बीइंग एग्जामिनर मैं आपको बता दूं कि डायग्राम जब एक स्टूडेंट बनाता है ना कि ये चीज है, इसकी ये काइंड्स हैं, फिर उसके आगे सब उसकी डिवीजन इस तरीके से हुई है, इसे जहां पर भी जरूरत पड़े
आप उसकी डायग्राम्स बनाइए, आपको कोई मना नहीं करेगा, ये एक अच्छी चीज होगी। आप फिंगरप्रिंट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप फिंगरप्रिंट्स के जो टाइप उसके जो होते हैं प्रिंट्स होते हैं, आप उनकी जो टाइप्स उसकी होती हैं उसकी उसके के लूप फॉर्म में होते हैं या वो आर्ट फॉर्म में होती है, वो आप ठीक है आप उसका डायग्राम बनाएं। आपने काइंड्स किसी की लिखनी है, आपने मोड्स कहीं लिखने हैं, आप उसको थ्रू डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए, ये चीज अच्छा इंप्रेशन देती है। एक और चीज कि जब आप whenever you are going to compare or distinct make it, you are going to make some distinction between two or more things, always try to do the same to attempt this part as in a tabular form। आप टेबुलर फॉर्म में करें, मतलब अगर आप फर्स्ट करें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हादन ताजीर का, और आपने यू हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द टू, तो आप लाइन खींचिए और दरमियान एक साइड पे हाथ लिखिए, एक साइड पे ताजीर लिखिए। यूं जो आमने सामने लिख के पॉइंट्स को आप कंपैरिजन करते हैं ना, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है। वैसे तो लोग जो है सिर्फ हेडिंग्स देकर वैसे भी कर देते हैं, ठीक है चल जाता है, लेकिन मैं आपको जो एक बताऊं कि एक बेस्ट कंपैरिजन या बेस्ट डिस्टिंक्शन वो ये होता है कि आप टेबुलर फॉर्म में करें और बिल्कुल आमने सामने आप लिख के पॉइंट्स को आप उनको कंपेयर करें। आप कन्फेशन एडमिशन कर रहे हैं, हदन ताजीर कर रही हैं, या आप और भी इस तरह से बहुत से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो आप उनका जब करते हैं तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में कीजिएगा। अच्छा, इस वक्त फिलहाल मेरे जहन में यही टिप्स थे, और ये चूंकि क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं बार बार, तो आज मैंने आपको इनके बारे में बताया। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम ये मत पूछिएगा कि क्वेश्चन के अंदर कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, कोई फार्मूला नहीं है। याद रखें, आप अच्छी तरह से याद करके अगर अच्छी तैयारी करके आप जाएंगे और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। अपने आप को हेडिंग्स गिनने के चक्कर में अपने अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, टू दी पॉइंट पढ़िए, टू दी पॉइंट पढ़िए, टू दी पॉइंट लिखिए। कोई एग्जामिनर पेपर के अंदर आपकी हेडिंग्स काउंट नहीं करता, रिमेंबर, कोई नहीं काउंट करता। अब बल्कि हेडिंग्स की भरमार आपके पेपर का आपकी शीट का एक नेगेटिव इंप्रेशन काइंड करती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और जो मैंने टिप्स बताई हैं काइंडली उनके ऊपर अमल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।